हेलो दोस्तों, संस्कृत एसआर्ट में आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में हम देख रहे थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इससे पहले हमने क्या देख लिया उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है कालिदास, महाकवि कालिदास के बारे में हम देख रहे हैं। कालिदास के जीवन परिचय देख लिया था, है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। कालिदास का जीवन परिचय देख लिया है। कालिदास की रचनाओं का जीवन के बारे परिचय हम लोगों ने देख लिया है। कालिदास के कितनी 7 रचनाएं, 7 रचनाओं को महाकाव्य, खंड काव्य, है ना, और नाटक, त्रोटक में उसे विभाजित किया गया है। तो आज हम देखेंगे खंड काव्य। कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहारम और मेघदूत। तो इनका जो पहला खंड काव्य है उसका हम परिचय देखते हैं और उसके विषय वस्तु के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हम ऋतुसंहारम और मेघदूत दोनों को साथ लेके चलेंगे। ऋतुसंहारम और मेघदूत ये क्या है? खंड काव्य है। देखिए, ऋतुसंहारम, इसमें कितने खंड हैं? 6 खंड है, अर्थात 6 ऋतुओं के बारे में इसमें बताया गया है, इसीलिए इसमें क्या है? 6 खंड है। इसमें अंगिरस श्रृंगार है, जैसे कि हमें विधिवत याद है कि कालिदास के 7 रचनाओं में से 6 रचनाओं में श्रृंगार रस है। केवल एक रचना है रघुवंशम, उसमें शांत रस है। इसके जो नायक हैं वर्षा है और नायिका इसकी वसंत ऋतु है। वर्षा क्या है? ऋतुसंहारम में नायक है और नायिका वसंत है। इसकी विधा खंड काव्य है। और जो ये उपजीव्य लिया गया है ना ऋतुसंहारम का, ये कल्पित है, कल्पना प्रसूत है, अर्थात ये कल्पना में ही इसका व्याख्यान किया गया है या कल्पना में ही इसकी रचना की गई है। इसमें ऋतुसंहारम में कुल पद्य 144 पद्य हैं। सर्वाधिक विस्तृत वर्णन वसंत ऋतु का 38 पद्य में किया गया है। सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सी ऋतु का हुआ है? वसंत ऋतु का हुआ है। कितने पद्यों में? 38 पद्यों में। ऋतुओं की संख्या व क्रम देखो, 6 ऋतु हैं। 6 ऋतुओं में देखो, ग्रीष्म, वर्षा पहले आती है, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है। ठीक है, ये तो तीनों सीरियल से चल रहे हैं, सीक्वेंस से चल रही है, इनको तो हम याद रख सकते हैं, गर्मी, वर्षा और शरद। फिर इसके बाद आते हैं हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। ठीक है, कालिदास ने इन 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। सर्वाधिक वर्णन उसने वसंत ऋतु का किया है। कालिदास का जो ऋतुसंहारम है उसमें 144 पद्य है। इसका उपजीव्य कल्पना प्रसूत रहा है, अर्थात कल्पना में ही इसकी रचना की गई है। इसकी विधा खंड काव्य है। इसकी नायिका वसंत है और नायक इसका वर्षा है। अंगिरस ऑब्वियसली हमें पता है कि श्रृंगार रस है। इसमें टोटल 6 खंड है। इसमें विशेष क्या है? कालिदास ने शरद ऋतु को क्या कहा है? नववधु के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे आप स्टार्ट मार्क कर लीजिए। कालिदास ने शरद ऋतु को नववधु के रूप में प्रस्तुत करा है। शरण वधूरिव, शरण नववधूरिव। ठीक है, ऋतुसंहारम की उपजीव्यता। कश्मीरी कवि दुर्लभ ने ऋतुसंहार को उपजीव्य मानकर ऋतु वर्णनम नामक ग्रंथ की रचना की है। जो कश्मीर में एक कवि है दुर्लभ कवि ने ऋतुसंहार को अपनी रचना का उपजीव्य माना और उसने ऋतु वर्णनम नामक ग्रंथ की रचना कर दी। इसकी विशेषता क्या है? ये कालिदास की प्रथम रचना है, जिसे हम अप्रचारित मोहमग्ना भी कहा जाता है। अगर कभी पूछ लेता है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप हमारा आंसर होगा ऋतुसंहारम कालिदास की प्रथम रचना है। कालिदास की प्रथम रचना है जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रचारित मोहमग्ना। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आते, आप वीडियो को 2 बार रिवाइज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, दोबारा वीडियो को देखिए, 2 टाइम 3 टाइम वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, इसके आज हम 2 खंड काव्यों को देखेंगे। एक ऋतुसंहार हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मेघदूत। पहले हम इसका परिचय देखेंगे मेघदूत का, फिर मेघदूत के बाद में हम इसका विस्तार से इसकी कहानी को देखते हुए कहानी के माध्यम से हम मेघदूत का अध्ययन करेंगे।
कालिदास के खंड काव्यों में हमने ऋतु संहार को देख लिया है। ये कालिदास की ऋतु संहारम कालिदास की तीसरी रचना है। जैसा कि हमने इनकी रचना परिचय के बारे में देखा था, 7 रचना थी। आज हम इनकी चौथी रचना अर्थात खंड काव्य के बारे में देखेंगे, मेघदूत के बारे में। तो ठीक है, आज हम मेघदूत का परिचय देख लेते हैं। मेघदूत के इम्पोर्टेंट तथ्यों को पहले हम पूर्व में देख लेंगे, इसके बाद हम इसकी कथा वस्तु के देखेंगे। अगर इस एक पार्ट में कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो बाद हम मेघदूत का सेकंड पार्ट और बनाएंगे, जिसका विस्तार से हम इसकी कहानी के माध्यम से मेघदूत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक बड़ी रचना है या बड़ा काव्य है। ठीक है, मेघदूत के मंगलाचरण। ठीक है, कालिदास के 3 शब्द होते हैं, अस्ति, कस्ति, वाग, विशेष। तो इसका सेकंड इसने बनाया था मंगलाचरण, कश्चित कांता विरह गुरुणा, है ना। कश्चित कांता विरह गुरुणा वार्गार्ता विवो वो वाला तो उसका रघुवंशम का है, और कश्चित कांता विरह गुरुणा मेघदूत का है। ठीक है, मंगलाचरण का प्रकार है वस्तु निर्देशात्मक। इसके पूर्व जो हमने कुमार संभवम की विषय वस्तु देखी थी, उसका मंगलाचरण का प्रकार भी हमने वस्तु निर्देशात्मक देखा। इस तरीके से हम अगर ऐसे एक दूसरे को कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए हम इनको करेंगे या इन्हें लर्न करेंगे, तो हमें ये इनमें अंतर करना आराम से आ जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि इनके क्या कौन सी वस्तु निर्देशात्मक है, कौन कौन वस्तु निर्देशात्मक है, कौन से क्या है, कौन सा कल्पना प्रसूत है, ये हम इनको पहचान पाएंगे। मेघदूत के जो खंड हैं, मेघदूत के 2 भागों में बांटा गया है, 2 खंड है मेघदूत, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ। पूर्व मेघ व उत्तर मेघ, ये पूछ लीजिए, एग्जामिनर पूछ लेता है कि मेघदूत को कितने भागों में बांटा गया है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में मेघदूत को विभाजित किया गया। इसकी जो श्लोक संख्या है वो प्रमाणिक संख्या है। पूर्व मेघ टोटल 115 श्लोक हैं, जिसमें से पूर्व मेघ में 63 है तथा उत्तर मेघ में 52 है। श्लोक संख्या टोटल एक बार फिर देख लीजिए, श्लोक संख्या प्रमाणिक संख्या है इनकी 115। पूर्व मेघ में 63 है तथा उत्तर मेघ में 52 है। मल्लिनाथ के अनुसार, ठीक है, मल्लिनाथ ने अपना अलग ही मत रखा है, उनके अनुसार 121 प्रमाणिक संख्या उन्होंने बताई है। इसमें प्रक्षिप्त श्लोक, अर्थात प्रक्षिप्त का मतलब बाद में जोड़े हुए, जिस तरीके से रामायण में था ना बालकांड, वो उत्तरकांड और प्रक्षिप्त कांड बोला जाता है ना, उसी तरीके से प्रक्षिप्त श्लोक हम इसमें 6 प्रक्षिप्त श्लोक है। अर्थात इसमें श्रृंगार रस से विप्रलंब श्रृंगार रस, अर्थात वियोग करती हुई नायिका का श्रृंगार इसमें है ना, उसमें वियोग को इसमें दर्शाया गया है, और इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस आता है तो विप्रलंब ना हो, श्रृंगार रस हो तो आप श्रृंगार रस को भी टिक मार्क कीजिए। इसके जो नायक है वो यक्ष है, हेममाली उनका नाम है, यक्ष। नायक की प्रकृति धी ललित है, नायिका यक्षिणी विशालाक्षी है। इसकी नायिका यक्षिणी है, विशालाक्षी है। नायिका की प्रकृति स्वकीया है। आप कंपेयर कीजिए, ये धी ललित कौन था, कैसा नायक था, दुष्यंत के जैसा था, ठीक है, और स्वकीया नायिका सीता थी। इसकी विधा खंड काव्य, गीति काव्य, संदेश काव्य, दूत काव्य। ये खंड काव्य है, एक गीति काव्य है, संदेश ले जाता है मेघ, इसलिए संदेश काव्य, वो दूत बन के जाता है यक्ष का, तो इसीलिए ये दूत काव्य है। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, उपजीवी, ये ब्रह्मवेद पुराण से लिया गया है, ब्रह्मवेद पुराण से इसे लिया गया है। इसकी विशेष मल्लिनाथ रामायण को मेघदूत का उपजीव्य मानते हैं, जबकि बलदेव उपाध्याय ऋग्वेद की शया वशव कथा को मेघदूत का उपजीव्य मानते। एक बार फिर देख लीजिए इस लाइन को, मल्लिनाथ रामायण को मेघदूत का उपजीव्य, मल्लिनाथ के अकॉर्डिंग तो जो मेघदूत है वो रामायण का उपजीव्य है, जबकि बलदेव उपाध्याय ऋग्वेद को शया आशव कथा को मेघदूत का उपजीव्य मानते हैं। इसकी विशेषता रही है मेघे मागे गतम वये, ठीक है। मेघदूत संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ व प्रतिनिधि खंड काव्य है। इसे दूत काव्य भी
कहते हैं। संस्कृत साहित्य में दूत काव्य लिखने की परंपरा प्रारंभ करने का श्रेय कालिदास को ही जाता है ना। सर्वप्रथम जिन्होंने संदेश संप्रेषित करते हुए जो कथा लिखी या दूत काव्य लिखा, गीति काव्य लिखा, तो इसका श्रेय किसे जाता है? महाकवि कालिदास को ही इस बात का श्रेय जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि खंड काव्य है और इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि मेघदूत क्या है, दूत काव्य, तो आप टिक मार्क करिए। अदर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन में आपको दूत काव्य मिलता है, संदेश काव्य मिलता है, गीति काव्य मिलता है, खंड काव्य मिलता है और उपयुक्त सभी मिलता है, तो आप वहाँ पर उपयुक्त सभी का ऑप्शन चूज करिए। ठीक है। मेघदूत से म से मंदाक्रांता आप याद रखिए। मेघदूत इनका छंद है मंदाक्रांता। ठीक है। मेघदूत में कौन से छंद का प्रयोग कालिदास ने सर्वाधिक किया है? मंदाक्रांता छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। अब छंद के बाद हम इसका कारण देखते हैं। इसमें कारण क्या था? वियोग श्रृंगार के वर्णन हेतु मंदाक्रांता का सर्वाधिक उपयुक्त छंद माना गया है। इसमें मंदाक्रांता छंद का ही सर्वाधिक प्रयोग करने का कारण ये रहा है कि वियोग श्रृंगार के वर्णन हेतु, है ना, इसमें वियोग किया है। वियोग होता है उन दोनों का, यक्ष और यक्षिणी का वियोग को इसमें दर्शाया गया है हेतु मंदाक्रांता को सर्वाधिक उपयुक्त छंद माना गया है। यक्ष का निवास स्थान अलकापुरी हिमालय है। यक्ष को श्राप देता है, कुबेर द्वारा यक्ष को श्राप दिया जाता है। कारण क्या होता है? यक्ष का कर्तव्य यक्ष को जो कार्य दिया गया था या डेली उसको क्या करना था, वहाँ मंदिर था, उस मंदिर की देखरेख करनी थी, अर्थात वहाँ शिव जी के ऊपर वहाँ से फल फूल वगैरह डेली तोड़ के लाना था और वो उनके भगवान जी को समर्पित करना था। लेकिन यक्ष ने क्या किया? उसमें आलस्य किया या आलस किया अपने कार्य में, तो क्या करता है? कुबेर उससे नाराज हो जाता है। कुबेर नाराज होकर यक्ष को श्राप दे देता है और शाप की अवधि 1 वर्ष होती है। शाप का स्थान रामगिरी पर्वत होता है। यक्षों का राजा कुबेर है। श्राप समाप्ति की तिथि देवोत्थान एकादशी, मतलब देव उठनी एकादशी क्या थी? श्राप समाप्त होने की तिथि थी। मेघ की पत्नी का नाम विद्युत। मेघ का वंश पुष्कर, वो आवाव्रत था। तड़ित बिजली बोलते हैं ना, तड़ित बिजली। ठीक है। मेघ की पत्नी का नाम विद्युत है। मेघ का वंश पुष्कर व आवर्तक है। इसे आप याद रखिए, आज के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कालिदास में भी दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम वो पूछता है। अगर आपने डिटेल से इसे स्टडी किया है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो या इसे मार्क कर लीजिए आप। मेघ का वंश पुष्कर व आवर्तक है। मेघ की पत्नी विद्युत है। यक्ष का गृह राजप्रसाद के उत्तर में है। मेघदूत का अंग्रेजी पद्य अनुवाद विल्सन द्वारा 1813 ईस्वी में। उज्जैन का उपनाम क्या है? वक्रपंथा, मतलब टेढ़ा मार्ग। वक्रपंथा उज्जैन का उपनाम है वक्रपंथा। मेघदूत का अंग्रेजी पद्य में किसने अनुवाद किया है? विल्सन द्वारा 1813 ईस्वी में। मेघदूत की उपजीविका के बारे में, मेघदूत को उपजीव्य मानकर जिनसेन ने पार्श्वा अभ्युदयम नामक ग्रंथ लिखा था। मेघदूत को उपजीव्य मानकर जिनसेन ने पार्श्वा अभ्युदयम नामक ग्रंथ लिखा। मेघदूत की विषय वस्तु पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक मार्ग का वर्णन है, जबकि उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन यक्षिणी की वीर दशा तथा संदेश कथन है। इसकी उपजीविका के बारे में हमने देख लिया है। अब हमने इसकी विषय वस्तु को छोटा सा देख लिया है। पूर्व मेघ में क्या होता है? रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक मार्ग का वर्णन है, जबकि उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन है, यक्षिणी की वीर दशा का संदेश कथन है। मेघ का मार्ग कैसा मार्ग है? इस मार्ग को आप देख लीजिए। इसे
अच्छे से देखना आप इसे। वैत्रवती नदी, फिर इसके बाद विदिशा नगरी, फिर माल प्रदेश, फिर आम्रकूट प्रदेश, पूछता है आम्रकूट प्रदेश के बारे में, आम्रकूट पर्वत, फिर नर्मदा नदी आएगी। मतलब वो बताता है, वो कहते बादलों को वो संदेश देता है यक्षिणी की किस तरीके से आपको मेरे घर जाना है, किस तरीके से मेरी विरहणी या यक्षिणी से, वहाँ पर विरहणी पत्नी यक्षिणी से मिलना है। वो उसका वृतांत करता है, उसका वर्णन करता है, और वर्णन करते हुए वो मेघ को संदेश देता है कि किस तरीके से आप मेरे घर तक पहुँचोगे। तो मार्ग में कौन कौन सा मार्ग आएगा वो उसे मार्ग बताता है। तो देखिए उसमें कौन कौन आता है, एक बार फिर देख लीजिए। वैत्रवती नदी आएगी, फिर विदिशा नगरी आएगी, फिर माल प्रदेश आएगा, फिर आम्रकूट पर्वत, फिर नर्मदा नदी आएगी। द्रशान प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ से एमपी के बाद में डायरेक्ट छत्तीसगढ़ आ गया। फिर नीचे पर्वत, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। निर्विंध्या नदी, उज्जैनी नदी, शिप्रा नदी, गंभीरा नदी, देवगिरी पर्वत, चरमनेवदी अर्थात चंबल का भी इसमें वर्णन किया गया है। चंबल कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है। दशपुर, ब्रह्माव्रत, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का नाम आ गया तो हमारी राजस्थान का जिक्र भी इन्होंने किया है। कनखल, गंगा, हिमालय, क्रौंचरंद, कैलाश पर्वत, अलकापुरी, इन सब का वर्णन इन्होंने किया है। अर्थात कालिदास का कवि बताना चाहता है इसके मध्य कि कहीं ना कहीं वो इन्हें जानता था और कहीं ना कहीं उनका संबंध इनसे जरूर रहा है। संदेश कथन का दिवस, आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे, आषाढ़ मास का प्रथम दिवस ही उसके संदेश का दिन था। और वो संदेश मेघ के थ्रू अपनी यक्षिणी तक पहुंचा था कि विरह के दिन जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार कीजिए। अब आगे की हम इसकी स्टोरी देखेंगे विस्तार से, तो स्टोरी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखिए। आज हमने 2 खंड काव्य के बारे में देख लिया है। पहला खंड काव्य हमने ऋतु संहारम देखा है। नेक्स्ट हमने देखा है मेघदूत का परिचय देखा है, अर्थात मेघदूत की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमने देखा है। अब हम इसकी कथा वस्तु को देखेंगे। कथा वस्तु का हम कल इसी समय हम दोबारा से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है या मेरी वीडियो किसी के भी यूज आ सकती है, इससे बाहर तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं पूरे एक साहित्य की बुक है, साहित्य की बुक से मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, साहित्य की बुक से मैं वीडियो बनाती हूँ। ये काफ़ी अच्छे राइटर की बुक है ना। आप इसे देखिए, आप इसका अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो को सुनिए, तो आपका साहित्य बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक एक कवि को लेते हुए चल रही हूँ, तो इसमें कहीं ना कुछ भी छूटने की वो नहीं रहेगी। और हम एक बार ये पूरी होने के बाद मैं कालिदास की सभी सूक्तियों की क्लास एक साथ लेके आऊँगी। टोटल जो भी जितने भी काव्य हैं उनकी सूक्तियों को हम देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा 2 बार देखिए। थैंक यू।